हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर शैक्षिक मूल्यांकन जो है क्रियात्मक शोध एवं नवाचार की जो वीडियो है आज की दोस्तों आपकी क्लास नंबर 7 है। और जो इसकी पहले की 6 वीडियो हैं उसको दोस्तों जरूर देखिएगा। आज हम देखने वाले हैं उत्तम परीक्षण एवं उसकी विशेषताएँ। तो देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों कि परीक्षण से आशय ज्ञान, कौशल, युक्ता और शारीरिक स्वास्थ्य आदि के अंकन से होता है। देखिए, क्रोनबेक ने परीक्षण को परिभाषित करते हुए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार तुलनात्मक अध्ययन करने की व्यक्ति स्थिति यानी कि प्रक्रिया को परीक्षण कहा है। अगला है कि परीक्षण वह वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार, देखिए यहाँ पे संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्ष जैसे एकताओं, उपलब्धियों, क्षमताओं, रुचियों एवं व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों उसी हम जो है परीक्षण कहते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे परीक्षण की विशेषताएं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं। जैसे दोस्तों देखिए, आपने जो है कई प्रश्नों में देखा होगा कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। 4 जो है आपके विकल्प होते हैं, उनमें से आपको किसी एक को चुनना होता है, या फिर जो है 3 सही होते हैं, एक गलत होता है तो उस गलत को चुनना होता है। यही दोस्तों वह जो है आपकी जो 4 जो उत्तम परीक्षण की विशेषता है, यही जो है परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे दोस्तों वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदन शक्ति और मानकता। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों आपके जो है वैधता, यानी यदि कोई परीक्षण जिसके लिए उसी गुण का मापन करता है जिसके लिए उसे बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। यानी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई परीक्षण एक जो है उसी गुण या मापन पर कार्य करता है जिसके लिए वह बनाया गया है, तो वह परीक्षण वैध कहलाएगा। यानी वैधता एक अच्छे परीक्षण का प्रमुख गुण होता है। तो दोस्तों आप समझे कि जो है जो परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है उसी पर प्रयोग करना ही जो है वैधता ही यानी कि वैलिडिटी कहलाएगी। अगला है कि दोस्तों अविश्वसनीयता। तो देखिए रिलायबिलिटी क्या है कि यदि एक व्यक्ति किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो यह परीक्षण विश्वसनीयता कहा जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए कोई टॉपिक है, जैसे कि दोस्तों मूल्यांकन टॉपिक है आपका, कौन सा है दोस्तों मूल्यांकन। इस मूल्यांकन टॉपिक पे हमने आपका मूल्यांकन किया, मैंने आपसे जो है बार बार जो है प्रश्न किए, तो हर बार की तरह जो है आप जो है लिखित में, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि यह मूल्यांकन पर व्याख्या कीजिए, तो मैं आप एक बार लिखेंगे दोस्तों, दूसरी बार लिखेंगे, तीसरी बार लिखेंगे, परंतु दोस्तों आपका जो है लिखने का तालमेल वैसा ही होगा जैसे कि मैंने आपको 10 में से 9 नंबर दे रखे हैं। तो दोस्तों आप हर बार ही ऐसा ही लिखेंगे, मतलब कि आपको 9 से कम नंबर ना मिल पाए, समान प्राप्तांक ही प्राप्त हो। इस प्रकार से दोस्तों मतलब यही है कि कोई परीक्षा, देखिए यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा किसी परीक्षण पर बार बार ली जाए किसी टॉपिक पर, तो वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है तो परीक्षण विश्वसनीयता कहलाएगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपने पहले उसको 9 नंबर दे दिए फिर उसी टॉपिक पे जो है आपने 5 नंबर दे दिए, मतलब यह विश्वसनीयता नहीं कहा जाएगा। अगला है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिवली। वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जांच कोई भी करे, विद्यार्थियों को बार बार उतने ही प्राप्तांक मिलने चाहिए जितने कि उसे मिलते वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कहलाएगा। अगला है आपका देखिए विभेदन शक्ति, यानी इसका मतलब है कि विभेदन शक्ति से तात्पर्य परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा मेधावी, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफी हद तक अंतर किया जा सके, वह जो है विभेदन शक्ति कहलाता है। अगला है मानक यानी कि नॉर्म। तो देखिए मानकों का प्राप्त प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है। मानकों का प्रयोग किसी व्यक्ति की समूह में स्थिति जानने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग किसी व्यक्ति के निष्पादन या योग्यता की तुलना समूह के अन्य व्यक्तियों से करने के लिए किया जाता है। अगला है उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं यानी उद्देश्यपूर्णता। तो दोस्तों अगर बात की जाए व्यवहारिक विशेषताओं की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि उद्देश्यपूर्णता और होगा आपका दोस्तों व्यापकता, मितव्ययता और समय की बचत यानी समय एवं कीमत, सुगमता, यह जो है आपकी व्यवहारिकता विशेषताएं हैं। फिर देखिए उद्देश्यपूर्णता क्या कहलाता है कि प्रत्येक उत्तम परीक्षण के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक होता है, अतः परीक्षण की उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में यह देखना चाहिए कि परीक्षण से
उसके पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं, जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है उद्देश्य पूर्णता का। अगला है आपका कि व्यापकता। व्यापकता से आशय है कि परीक्षण में इस प्रकार या पदों का प्रश्नों को स्थान दिया जाए कि वह उस क्षेत्र के समस्त पहलुओं का मापन कर सके। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि परीक्षण इतना व्यापक होना चाहिए कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सके। देखिए दोस्तों, अगला है आपका मितव्ययता यानी इकोनॉमिकल। एक परीक्षण समय तथा धन की दृष्टि से मितव्ययी होना चाहिए। एक उत्तम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक दृष्टिकोण से मितव्ययी हो। उसका निर्माण प्रत्येक दृष्टिकोण से मितव्ययी हो उसका निर्माण समय, धन एवं व्यक्ति को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए, क्योंकि आज के समय इस व्यस्त वैज्ञानिक एवं औद्योगिक युग में मितव्ययी होना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, आपने इसमें समझा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह आवश्यक होता है कि दृष्टिकोण से मितव्ययी हो और निर्माण समय, धन व्यक्ति को दृष्टि में रखते हुए होना चाहिए। अब देखिए, समय एवं कीमत यानी परीक्षण के लिए समय की सीमा एवं निश्चित की जाती है। वह परीक्षण उत्तम माना जाता है जो कम समय में परीक्षार्थियों की उपलब्धता का मापन कर सके। कम कीमत में अच्छी प्रकार निर्मित परीक्षण सदैव लाभप्रद होता है। अगला है सुगमता। देखिए, तो सुगमता अच्छे परीक्षण का एक गुण होता है। परीक्षण, प्रशासन, अंकन और व्याख्या तीनों दृष्टियों से सुगम होना चाहिए। कौन कौन दोस्तों? परीक्षण, प्रशासन एवं अंकन से। अब देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे कि उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो इनमें से जो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता है परंतु कठोरता नहीं है, तो इनमें से आपको कठोरता को पहचानना है। यदि दोस्तों तीन ऐसा ही होता है। देखिए 2016 में पूछा गया प्रश्न है, आप देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। तो देखिए, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है, यहाँ पे है। तो दोस्तों देखिए, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाता। अगला है दोस्तों उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताएं। तो अगर व्यवहारिक विशेषताओं की बात की जाए तो उद्देश्यपूर्णता, मितव्ययिता और व्यापकता सभी कुछ हैं, यानी कि दोस्तों आपका उपयुक्त सभी आंसर सही हो जाता। फिर देखिए दोस्तों, ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं और प्रश्न पत्र निर्माण, जो कि आपने ब्लूप्रिंट का नाम सुना होगा, वही है दोस्तों। अब देखिए, प्रत्येक लक्ष्य की पूर्ति के लिए व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रत्येक स्तर पर एक योजना बनाई जाती है, जैसे भारत सरकार द्वारा बनाई गई पंचवर्षीय योजना। इसी प्रकार छात्रों के मूल्यांकन हेतु परीक्षा का निर्माण किया जाता है। किस लिए किया जाता है दोस्तों? मूल्यांकन के लिए। और प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया को 4 सोपानों में बांटा गया है। एक तो है आपका देखिए योजना बनाना, प्रश्नों की रचना करना और प्रश्नों का चयन करना, फिर है आपका परीक्षण का मूल्यांकन करना। अब देखिए यहाँ पे ब्लू प्रिंट आ ही गया है, जैसे कि आपने ब्लू प्रिंट के बारे में सुना होगा। क्या होता है ब्लू प्रिंट? देखिए, ब्लू प्रिंट में अंकों का विभाजन, प्रश्नों की रचना, प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, प्रश्नों के प्रकार, पाठ्य सामग्री आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ब्लू प्रिंट प्रश्न निर्माण में गाइड के रूप में कार्य करता है। यह अधिगम उद्देश्यों को मूल्यांकन से जोड़ता है। यह शिक्षकों को पाठ्यक्रम में अपेक्षित दिशा निर्देशन के लिए दिशा निर्देश के अनुसार निर्देशक रणनीतियों को डिजाइन करके सहायता करता है। तो दोस्तों, इसको क्या हम कहते हैं कि ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र निर्माण करने का जो तरीका है, कला है, उसको ही हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी जो कई प्रश्न पत्र हैं जिसमें हमने ब्लूप्रिंट का नाम देखा है। लगभग दोस्तों हर वर्ष में जो है ब्लूप्रिंट का एक से एक प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, पूछा भी गया है। तो देखिए, जो परीक्षा ली जाए उसे बालक की किस योग्यता का मापन किया जा रहा है, यह ध्यान रखना चाहिए। इसका ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। तथा देखिए दूसरा है कि प्रश्न पत्र सरल व आसान भाषा में होना चाहिए। यह जो है मेन जो इसका कारण है। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न पत्र विषय वस्तु पर आधारित होने चाहिए, यानी कि दोस्तों उसके पाठ्यक्रम पर ही आधारित होने चाहिए, सिलेबस पर आधारित होना चाहिए पेपर। अगला है कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिशा निर्देश स्पष्ट होने चाहिए और उसके अंक प्रश्नों के सामने लिखे होने चाहिए कि यह जो है 1 नंबर का है, यह 2 नंबर का है, इस प्रकार से इसमें लिखा हुआ है।
अगला है कि प्रश्न पत्र की समयावधि निश्चित होनी चाहिए और प्रश्न पत्र का निर्माण छात्रों के समझ व जो है सूझबूझ पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों कि उसमें उसके स्तर से आप जो है बड़ा ही पेपर रख दें जबकि बच्चों को समस्या हो जाए। इस यही का उसमें जिक्र किया गया है। फिर यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों निदानात्मक शिक्षण क्या कहलाता है। तो देखिए निदानात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। क्या दोस्तों की अधिगम संबंधी जो उनकी समस्याएं होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं, उनका पता लगाने के बाद कठिनाइयों का एवं कमजोरियों का के पीछे क्या कारण है इसका पता लगाना, इस बात की जांच भी की जाती है। इस समस्याओं को हम निदान हेतु उपचार उपाय के लिए करते हैं। यही दोस्तों पहले आप उसका निदानात्मक जो परीक्षण है करेंगे, शिक्षण है करेंगे, यानी उसकी अधिगम की जो अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हैं, कमजोरियाँ हैं और उसकी जो समस्या है उसको आप ढूंढेंगे। उसके पहले देखिए गुट के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप निर्धारण करना ही यानी इसका पता लगाना ही जो है आपका निदानात्मक शिक्षण है। अगला है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। यही दोस्तों जो आपने निदानात्मक शिक्षण में जिन कमजोरियों का पता लगाया है उन्हीं कमजोरियों को पता लगाने के बाद दूर करने को हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इसमें देखा। देखिए अब आगे देखेंगे कि पता लगाना और दूर करना व उसका उचित मार्गदर्शन करना ही जो है आपका क्या कहलाता है दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। फिर है आपका देखिए एवं और सिम्पसन के अनुसार है कि उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करता है। तो दोस्तों उनकी कमजोरियों का और त्रुटियों का उन जो है पता लगाना जो निदानात्मक होता है और उन्हीं त्रुटियों और कमजोरियों को दूर करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। आपका प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से या बच्चों के पठन क्षमता विकास से या बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। तो दोस्तों आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के अनुसार देखिए अगला प्रश्न है कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह किसने कहा, तो आप कहेंगे रॉस ने कहा। तो दोस्तों यही जो है आपका परीक्षण और ब्लूप्रिंट और जितने भी जो आपकी इसमें टॉपिक थे सभी कुछ इसमें कंप्लीट हो गए हैं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे उपचारात्मक शिक्षण है आपका दोस्तों, फिर देखिए आपका जो है तो इसमें हमने सब कुछ देखा जितने भी आपके टॉपिक थे परीक्षण से संबंधित। अब हम दोस्तों अगले वीडियो में जो आपका क्रियात्मक शोध नवा जो अनुसंधान है उसको देखेंगे। यह जो है आपका वीडियो नंबर 7 है। अब अगला वीडियो कल या जो है उसमें अपलोड करेंगे, वो प्लेलिस्ट में डाल देंगे तो आप देख सकते हैं।